जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से कोई चीज़ भी नहीं है, सारी चीज़ें वही पॉइंट है जो हमने अभी तक पढ़ाया है। एक बार देखो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर अनुराग हुज इनकम फ्रॉम सैलरी 60,000 आल्सो हैज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या क्या, देखो सैलरी का पॉइंट तो अलग है, सीधा निकाल देंगे। कैपिटल गेन में इनकी तीन चीजें हैं, लैंड है, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब समझते हो क्या होता है, ज्वेलरी, और शेयर है। कैपिटल एसेट तीन चीजें हैं, लैंड है, ऑर्नामेंट है और शेयर है। इन तीनों को अलग अलग कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे और सैलरी जोड़ देंगे, जो आएगा वो टोटल इनकम आएगी। ठीक है, चलो एक बार कैपिटल गेन देख लेते हैं। सोल्ड लैंड ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 14 लाख विच वाज परचेज इन 1950 फॉर रुपीज 90,000। अब मेरे को तुम एक बात बताओ, इन्होंने जो लैंड बेची है वो 2022 में 14 लाख की बेची है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, जो आएगा वो कैपिटल गेन होगा। सेल तो 14 लाख में पता चल गई, अब हमें कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट है परचेज इनकी 90,000 की, तो क्या यही 90,000 ले लेंगे? भाई 1950 की खरीदी हुई है, 70 साल पहले की। इसमें हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल लिख लो यहाँ पर, 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अब वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 ज्यादा होगी तब लेंगे, अगर 90,000 से कम होगी तो यही लेना पड़ेगा हमें। तो देख लेते हैं 1/4/2021 की फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ है। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू ब्लैंड 1/4/2021 को 1,20,000, 1,20,000 ये ले लेंगे। ये जो 90,000 है ये नहीं लेंगे, 1,20,000 लेंगे और इसका क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालेंगे। समझ आया? दूसरा देखो, गॉड ऑर्नामेंट इन 1970, इनको ज्वेलरी मिली है 1970 में 4 लाख रुपए की, ठीक है। एंड सोल्ड देम ऑन 10 अगस्त 2022 फॉर 30 लाख। मतलब इन्होंने जो गोल्ड, वो जो ऑर्नामेंट इन्होंने बेचा है, सोल्ड किया है 36 लाख का। इसका कॉस्ट कितना, 4 लाख। लेकिन एक बात बताओ, 1970 का है, यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू हम लेते किसके हैं, फेयर मार्केट वैल्यू हम उसका लेते हैं जिसकी एक्विजिशन यानी परचेज डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का है। सन 2000 में आया था जब, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो अगर कोई भी परचेज ऐसी है जो सन 2001 से पहले की है, तो उसको सन 2001 की परचेज डेट देखो क्या है, उस दिन की मार्केट वैल्यू देख लो कि मार्केट में क्या रेट था उसका। ये भी 1970 की खरीदारी हुई है, मतलब 2001 से पहले का है। तो 2001 में देख लो उसका क्या रेट था, जो इन्होंने 4 लाख में खरीदा था उसकी 8.5 लाख रुपए वैल्यू थी। इस 8.5 लाख वैल्यू का पता क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 इंटू 331 करके। समझ में? ये हो गया इसका। अब तीसरा देख लेते हैं शेयर का क्या है। शेयर परचेज इन अप्रैल 1982, ये भी वही है 2001 से पहले का, ठीक है, फॉर रुपीज 2,50,000, ठीक है। वेयर सोल्ड इन अप्रैल 2022 17 लाख। सेल तो हमें पता, सेल तो हमें सब में पता चल गई है, हमें केवल कॉस्ट में करना है। तो 17 लाख करेंगे माइनस, इसके भी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है कि, तो ठीक है, नहीं दे रखी होगी तो यही लिखेंगे, क्योंकि इसकी तो कहीं पर देख लो, फेयर मार्केट वैल्यू लैंड दे रखा था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टूर्नामेंट दे रखा था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का नहीं दे रखा था। जब नहीं दिया तो हमें तो ये लेना ही पड़ेगा ना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर दिया होता तो क्या करते, फेयर मार्केट वैल्यू लेते। क्यों? क्योंकि 2001 से पहले की खरीदारी है। अच्छा, ये क्यों आया पता है, 2001 के पहले भाई 50, 60, 70 साल पहले की चीजें हैं, तो कहाँ से निकालेंगे वैल्यू? तो 2001 की वैल्यू ले ली जाती है कि अगर इतने पुराने 70 साल पुराने नहीं तो 20 साल पुराना ये वैल्यू ये ले लो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी वो ले लो, ये चीज होता है। सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट उठाएंगे, ठीक, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इन्होंने पूछा क्या है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब कैपिटल गेन के तीनों इनकम और प्लस सैलरी। तो लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 60,000 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम सीजी, सीजी मतलब कैपिटल गेन। इसमें पहला पॉइंट लो, सबसे पहला पॉइंट किसका है, सोल्ड लैंड का है, लैंड का ले लेते हैं। सेल कंसीडरेशन, अच्छा तरीका मैंने बताया ना कैसे होता है, सेल माइनस कॉस्ट जो आता है कैपिटल गेन लगता है। लैंड की सेल वैल्यू बताओ कितनी है, लैंड की सेल वैल्यू, सेल कंसीडरेशन कितना है, सेल कंसीडरेशन कितना है, 14 लाख, ठीक है। इसकी खरीदारी वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसकी खरीदारी वैल्यू कितनी है, क्योंकि 90,000 भले मानता हूं मैं, लेकिन तो 1950 की है ना, तो हमें 1/4 FMV लेनी है, कितना, 1,20,000।
तो 1,20,000 लेंगे और इसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ब्रैकेट में लिख दो इंडेक्स, मतलब इंडेक्स वाला है, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे और गुणे 331 करेंगे, मतलब आज की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, बुक का है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3,97,200। अब जो आएगा वो कितना आएगा, 14 लाख से 397 माइनस करोगे 10,02,800। अच्छा हाँ, मैं इसको दे दे रहा हूँ नंबर 2 पॉइंट, इसको दे दे रहा हूँ नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि आखिरी में 1 2 3 4 सब जोड़ना पड़ेगा ना, इस तरह कंफ्यूजन हो जाएगी कहाँ क्या जोड़े। अब देखो दूसरा पॉइंट हो, सोल्ड को अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सॉरी लैंड को। अब दूसरा क्या करना, ऑर्नामेंट को देखते हैं। ऑर्नामेंट की सेल वैल्यू बताओ मैं, सेल वैल्यू बताओ, सेल कंसिडरेशन कितना है? अरे 36 लाख बोलो ना यार, 36 लाख। इसमें से भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये भी परचेज 1970 की है, मतलब 1/4/2001 से पहले की, इसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू है 8,50,000। ये तो 2001 की वैल्यू है ना, हमें तो निकालना 2022 की है। ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो, यह जाएगा 28,13,000। यह आया 7,86,500। ये हो जाएगा नंबर 3। अब आते हैं नंबर 4 पे, मतलब इस केस में नंबर 3 आ जाएगा। शेयर इन्होंने परचेज किया था 2,50,000 की, लेकिन पहले सेल देखो, शेयर की सेल क्या है, सेल क्या है, अरे सेल वैल्यू बताओ यार, 17 लाख। इसका भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। अच्छा, ये भी जो परचेज हुई थी 1982 में हुई थी, 1/4/2001 से पहले ही, लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू दे नहीं रखा है, इसलिए हमें मजबूरन 2.5 लाख लेना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,50,000 बटे 100 इंटू 331, ये कितना आया, 8,27,500। ये नंबर 4 आया, 8,72,000, 8,72,500। समझा क्या? अब अपन लोग को टोटल कैपिटल गेन निकालना है। एक कैपिटल गेन, ये तो सैलरी है, एक कैपिटल गेन ये निकला है, एक कैपिटल गेन ये निकला है, एक कैपिटल गेन ये निकला है, चारों को ऐड कर लेते हैं। ये हटा दें, क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन हम बस नीचे का हटा दे रहे हैं, बाकी ऊपर का लिखा रहेगा, क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो हम हटाते ना। अब देखो टोटल हमें निकालना, टोटल इनकम कितनी है, ऐसे लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी 60,000, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ब्रैकेट में जोड़ लो, कितना कितना है, पहला कितना है, 10,02,500, 10,02,500 प्लस दूसरा कितना है 7,86,500, तीसरा कितना है 8,72,500। अगर तीनों ऐड कर लोगे तो तुम्हारा ये आएगा पता कितना, 26,61,800, और इसमें 60,000 सैलरी जोड़ दो, इनका आ जाएगा 27,21,800। ये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। अच्छा, ग्रॉस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी हो सकता है इनके बहुत सारे, इनके पास डिडक्शन हो, बहुत सारे डिडक्शन हो ना, तो डिडक्शन जब माइनस कर देंगे तब आएगा नेट, तो ग्रॉस टोटल इनकम। एक बार देखो, हम चाह रहे हैं ना, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा के फिर से सॉल्यूशन समझा दें, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज खाली बता दो, तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं, इंडेक्स करते क्यों है भाई? अगर हम इंडेक्स नहीं करेंगे ना तो हमारा कैपिटल गेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी आज हम बेच रहे हैं कितने लाख, 14 लाख की, और इन्होंने खरीदी थी 1950 में 90,000 की। भाई 1950, एक बार सोच के देखो, जो प्रॉपर्टी 1950 में 90,000 की रही होगी,
क्या अगर आज वो प्रॉपर्टी खरीदोगे 90,000 की होगी? भाई कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उसकी वैल्यू होगी। मैं बहुत कम ही बता रहा हूँ, 20 लाख भी हो सकती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1950 में खरीदी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू आज क्या वही होगी। इसीलिए इंडेक्स करते हैं महंगाई के हिसाब से, ताकि हमारा ये कंफर्म हो जाए कि जो प्रॉपर्टी आज हम बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 14 लाख है, तो अगर यही प्रॉपर्टी आज हम खरीदे भी होते तब कितने की पड़ती, समझे? इसका ये लॉजिक होता है, इंडेक्स करने का यही लॉजिक होता है। देखो अगर इंडेक्स ना करते तो यहाँ सीधा 90,000 माइनस होता, 90,000 माइनस होता मतलब 13,10,000 पर टैक्स लग जाता, इस तरह 10 ही लाख पर टैक्स लग रहा है। सेम ऐसे अगर इंडेक्स ना करते तो जो 28 लाख आया ये केवल 8,85,000 होता, और फिर 36 लाख में से सिर्फ 8 लाख माइनस होता। आप समझे मेरी बात, नहीं समझे? लॉजिक यही है, जो इंडेक्स हम लोग इसलिए करते हैं ताकि महंगाई के हिसाब से उसको आज की वैल्यू पे हम लाके खड़ा कर दें, ताकि इससे होगा कि कैपिटल गेन कम लगेगा। और असेस्सी मतलब टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होता है उसको दिक्कत ना हो कि यार 1950 में हमने खरीदी थी तब वैल्यू 90,000 की है, वही माइनस कर रहे हैं। क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? सेल माइनस कॉस्ट पे, जो बचा होता है। भाई सेल तो हमने की थी लेकिन हमारा खरीदा भी था तो पैसा भी तो लगा था, तो इन दोनों को माइनस सेल माइनस कॉस्ट करने के बाद जो आता है उस पर टैक्स लगता है। तो माइनस की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तभी तो, कॉस्ट की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तभी तो हमारा कैपिटल गेन कम आएगा। आप समझे मेरी बात? इसका ये लॉजिक होता है। एक चीज और मैं फिर से बता देता हूँ तुम लोग को, मैंने ये चीज बोला है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो ऑर्नामेंट हो, चाहे वो शेयर हो, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो क्वेश्चन में हमेशा दिया रखा रहेगा कि 1/4/2001 को इसकी फेयर वैल्यू क्या है, वही फेयर वैल्यू हमेशा लेना चाहिए। अगर वो फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है तब, कॉस्ट से कम है तब तो कॉस्ट ही लेना पड़ेगा यार, समझे? लेकिन अगर ये बस एक चीज याद रखो दिमाग में कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीदी गई है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, वो ले लेना, समझे? उसको इग्नोर मत कर देना। बाकी चीजें इसमें इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एक चीज और सबको मैं बता देंगे, कैपिटल गेन आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये अदर सोर्स क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो सोर्स होता है अगर किसी पर्सन की, किसी असेसी की ऐसी इनकम है जो ना सैलरी में टैक्सेबल होती है, ना हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, ना पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, ना कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है, फिर भी जो है इनकम उसकी टैक्सेबल है, तो कहाँ पर जाएगी? अदर सोर्स। अदर में मतलब कि जब कहीं नहीं बचा तो बचा कुछ है, इसको बोलो अदर सोर्स में कौन सी इनकम जाती है? जो बची कुछ है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपके पास बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखे हैं, तो और उस रेंट से आपको जो इनकम मिल रही है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस वो जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशन कौन होते हैं? जैसे लाइक डॉक्टर, सीए, लॉयर, आर्किटेक्ट, समझे? तो इन लोग की इनकम कहाँ जाती है? पीजीबीपी में। और आती है चौथी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या चीज है? कोई कैपिटल एसेट बेचने से जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन भी होता है। तो अगर इन चारों में आपकी इनकम नहीं फॉल करती है तो आपके पास सिर्फ लास्ट बचा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई एक सर एग्जांपल बता सकते हैं कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाए? आपने शेयर खरीदा, आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट उसमें शेयर मिलता है, डिविडेंड मीन्स होता है। तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? क्या सैलरी में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई बिजनेस भी नहीं है आपका, कोई इसमें कैपिटल गेन भी नहीं हो, तो जब शेयर बेचोगे तब कैपिटल गेन लगेगा ना, लेकिन ये तो आपको हर हर साल मिलेगा डिविडेंड। तो ये इनकम ऐसी है जो ना सैलरी में जाएगी, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ना पीजीबीपी में जाएगी, ना कैपिटल गेन में जाएगी। ये जाएगी जाएगी कहाँ? हाउस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है? चलो फिर काम करते हैं, कल सब लोग टाइम से आना, तो इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके।